हेलो स्टूडेंट, 2025 की शुरुआत हुई है और आईटी वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी फिर आपके सामने आ चुकी है। यस, मैं बात कर रहा हूं आईटी ऑफिसर के बारे में और इस बार मौका दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगर मैं बात करता हूं 2024 में हमने देखा कितनी सारी वैकेंसी है जो हमें देखने को मिली आईटी। जस्ट वेट, सॉरी स्टूडेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि आईटी ऑफिसर में टोटल 32 पोजीशंस के लिए लगभग टोटल हमारे 350 पोस्ट आए हैं। एक बड़ी संख्या, लेकिन ये 350 जो पोस्ट हमारे पास है वो अलग अलग पोजीशंस है। टोटल जैसे मैंने बताया 32 पोजीशंस है। किसी पोजीशंस के लिए कुछ सम एक्सपीरियंस चाहिए, किसी स्पेसिफिक फील्ड में चाहिए। जैसे ये नोटिफिकेशन आया, सबसे पहले हमने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया तो बच्चों की क्वेरी आने लगी कि सर इसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए कि कौन सा बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है, कौन सा बच्चा इसको अप्लाई नहीं कर सकता है, क्या क्या इसमें जानकारी होनी चाहिए, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये वीडियो इसी को ध्यान में रखते बनाया कि मैं जा रहा हूं। कंप्लीट डिटेल में यहां पे देने वाला हूं। थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि हर पोस्ट पे हम चर्चा करने वाले होंगे कि क्या क्या आपको करना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे फैक्ट पे भी चर्चा कर रहे होंगे। पोस्ट क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सैलरी क्या होगा, क्या मुझे यहां पे फ्रेशर वाले को मौका मिलेगा या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए ये पोस्ट है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वो हर सवाल जो बैंक ऑफ बड़ौदा आईटी ऑफिसर रिगार्डिंग आपके पास है, सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जो आपका आया हुआ है, अभी एग्जाम डेट सुनिश्चित नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दूंगी 19 ऑफ अगर आज के बारे में बात कर रहे हैं, आज इसका नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म फिलिंग और एप्लीकेशन डेट है वो मेरा 11 मार्च तक है। यानी कि पूरे अगर हम कैलकुलेट कर पाए तो लगभग आप यहां पे देगा 20 डेज इधर और 10 डेज, लगभग एक महीने का विंडो है जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये दिन याद रखिएगा, एग्जाम आपके लिए जरूरी है। अब आते हैं पोस्ट डिटेल पे, वन बाय वन। सबसे पहला पोस्ट अगर हम बात, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि टोटल हमारे 32 पोजीशंस हैं और 350 वैकेंसीज, नंबर वैकेंसी सब में अलग अलग है, सबकी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। नंबर 1 अगर मैं बात करता हूं तो वो मेरा सीनियर डेवलपर, मैनेजर डेवलपर एंड फुल स्टैक है। यानी कि हम बात करते हैं सीनियर मैनेजर इन फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक यानी जिसको बैक एंड फ्रंट एंड दोनों का तजुर्बा है। तो वो बच्चे जो सीनियर मैनेजर बनना चाहते हैं और कहां पे, तो आपके फुल स्टैक डेवलपर में, तो उसके लिए वैकेंसी है। लेकिन ये वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जिनका कम से कम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, और उनमें से भी हमारा जो है आपका 3 साल का जो है वो जावा डेवलपमेंट। तो पहला जो पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर के लिए है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए सूटेबल होगा जो ऑलरेडी एज अ फुल स्टैक डेवलपर काम कर रहे हैं और उनमें से भी 6 सालों का समय इन्वेस्ट कर चुके हैं और उनमें से 3 वर्ष उनका जावा पे गया, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे हो गया। और एज लिमिट मिनिमम 27 और 37 वाला पार्ट है, 20 पोजीशन मेरा 10 है। अगर मैं बात करता हूं क्वालिफिकेशन, एक बार मैं बताऊंगा एज इट इज, बाकी सारे क्वालिफिकेशन सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। फुल टाइम आपका यानी कि बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमसीए इन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एआईसीटी अप्रूव। यानी कि वो बच्चे, अगर मैं आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करता हूं तो 4 ईयर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके बाद मास्टर डिग्री और एमसीए डिग्री, वो एलिजिबल है। यहां पे सवाल आपके साइड से आएगा कि सर मैंने बीसीए किया है, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं सर, आप एलिजिबल नहीं। 4 ईयर वाली डिग्री वाले जो बच्चे वही एलिजिबल। आपके पास सवाल आएगा कि सर मैंने इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन से किया है, एलिजिबल हूं? नहीं। यहां वही बच्चे एलिजिबल हैं जो कंप्यूटर साइंस से किए, ये यानी कि उनके डिग्री में सीएस है, सीएस है, उनके डिग्री में आईटी है। ठीक है, जिनके डिग्री में सीएस और आईटी इंक्लूड है वही बच्चे यहां पे एलिजिबल होंगे। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहां पहला पोस्ट है वो सीनियर मैनेजर के लिए जिसके लिए 10 पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है वो मैनेजर के लिए है और ये भी आपका फुल स्टैक डेवलपर के लिए है। ठीक है, और ये भी आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी जावा ही चाहिए। और यहां पे टोटल 27 पोस्ट है और ये अगर मैं बात करता हूं यहां पे एज लिमिट मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34 है और क्वालिफिकेशन एज इट इज है, कोई बदलाव नहीं। तो अगर आप सिर्फ मैनेजर एज अ जावा डेवलपर जाना चाह रहे हैं तो मात्र 3 साल का भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उनमें से 1 साल आपने खर्च किया है किसके लिए, तो जावा के फील्ड में, तो आप एलिजिबल है। पॉइंट नंबर 2।
पॉइंट नंबर 3 है जो मेरा ऑफिसर फुल स्टैक डेवलपर इन जावा है, और यहां पे भी आपका मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 31-32 वर्ष है। और ये अगर मैं बात करता हूं ये क्या पूछा गया है, ये वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो एटलीस्ट अभी जस्ट पास आउट किए हुए हैं। यहां पे मैं आपको बताऊं मिनिमम 1 ईयर टेक्निकल एक्सपीरियंस आईटी प्रेफरेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैविंग एक्सपोजर इन जावा। ठीक है, अब यहां पे मैंडेटरी नहीं है कि आपको जावा लेना है, एक्सपोज अगर जावा में है तो दैट इज गुड। यानी कि ये जो पोस्ट, पहला जो पोस्ट है जो मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस पे है, वो है आपका ये 10 पोस्ट वाला। ठीक है, यानी कि 10 वैकेंसी, ये 10 वैकेंसी पहला जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस, आप वह 1 साल भी अगर खर्च कर चुके हैं अपने डेवलपमेंट में तो वो आप एलिजिबल है। एक पॉइंट मैं और बता देता हूं कि एटलीस्ट कम से कम 6, अगर आप 6 महीने से कम का समय एक्सपीरियंस है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि आप 12 महीने को आप ऐसे काउंट करवा के दे रहे हैं कि सर मैंने 3 महीने यहां पे काम किया, 3 महीने यहां काम किया, नहीं, एटलीस्ट कम से कम आप 6 महीना से ज्यादा का समय इन्वेस्ट किए हैं किसी में तो आप वैलिड माना जाएगा वो एक्सपीरियंस, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर ये 1 साल को मैं काउंट कर रहा हूं तो माइट भी कि ज्यादा से ज्यादा 2-6 हो सकता है वो एक्सपीरियंस, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कहीं 2 महीना करके हम अगर 12 महीना कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एलिजिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। ये पॉइंट भी आप दिमाग में रखिएगा। तो यहां मैंने ये बताया कि ये पोस्ट है जहां पे मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस बच्चे हैं, तो ये आप लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आज जब मैं आईटी ऑफिसर का इंटरव्यू ले रहा था मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 1 साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चे मुझे वहां पे मिल रहे थे। दूसरा है जो सीनियर मैनेजर है वो मेरा मर्न टेक्नोलॉजी में जावा के लिए आ गया 3 पोस्ट, जावा में भी अलग अलग ट्रेड पे आ गया। उसके बाद मर्न पे अगर मैं बात जा रहा हूं तो यहां पे भी 10 पोस्ट है, और सेम एक्सपीरियंस यहां पे भी चाहिए कि 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मर्न में, और उनमें किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 6 साल का होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का जो खर्च आपका है वो आपका मर्न में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5 और ऑप्शन नंबर 6 अगर मैं बात करता हूं तो ये उसके लिए। अब इसी पे ऑप्शन नंबर 6 जो है वो भी क्या है, वो आपका 15 पोस्ट है। पोस्ट अगर मैं बता दूं तो सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस पे लगभग 80 से 90 पोस्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये है जो 15 पोस्ट है जहां पे मिनिमम 22 और मैक्सिमम 32 साल है, और 1 साल का एक्सपीरियंस है इन टेक्निकल एक्सपीरियंस कोई भी है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपोजर है तो ये मैंडेटरी नहीं है कि मॉडर्न में आपका एक्सपोजर ही मतलब स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। 1 साल वाली जितने भी एक्सपीरियंस वाले पोस्ट हैं उसमें यह बोला गया है कि आप एक्सपोजर मिला है मर्न में, दैट इज गुड थिंग, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इस पे मैं जाना चाहूंगा कि वो बच्चे जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं वो इस पोस्ट के लिए जाइएगा। एक आपका जावा के लिए आ गया 10 पोस्ट, एक मर्न के लिए आ गया एक एक्सपीरियंस वाला पोस्ट, इस पे आप जाइएगा। फिर अगला 7वां नंबर जो वैकेंसी है वो ऑफिसर क्लाउड इंजीनियर के लिए है। ये टोटल 10 पोस्ट यहां पे दिया गया, और यहां पे भी मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल इन आईटी, प्रीफर है अगर आपको क्लाउड में है तो, अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, तो इस पे भी मैं जाना चाहूंगा, ये भी फ्रेशर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो मेरा मैनेजर इन क्लाउड इंजीनियरिंग है, जो टोटल 20 वैकेंसी देखने को मिला है। क्वालिफिकेशन एज इट इज है, और यहां पे मैं मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 1 साल का एक्सपीरियंस है वो अगर आपका क्लाउड में है, दैट इज अ गुड थिंग। तो ये हो गया इसके बारे में, आई होप आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद में बात करता हूं अगला जो है ऑफिसर इन एआई इंजीनियर में है, जिसके टोटल अगर पोस्ट है वो हमारे 10 हैं, और यहां पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस आपका है इन एआई। यहां पे लिखा गया है कि 1 साल का जो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, टीम मैनेजमेंट। अगर आपका एक्सपीरियंस एआई सेक्टर में है, थोड़ा बहुत आपने काम किया, क्योंकि आजकल जो भी ग्रेजुएट हो रहे हैं उनका एआई स्पेशलाइजेशन होता है, तो आप यहां पे जा सकते हैं। तो ये हो गया ऑफिसर के लिए। अगला जो ट्रेड है वो मेरा मैनेजर इन एआई के लिए है, और यहाँ पे एआई, जेएनएमएल और एनएलपी है, और ये भी हमारा टोटल 10 पोस्ट है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का चाहिए, इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पोस्ट आया है वो कंसर्न फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल वाला। ठीक है, लेकिन बाकी सारे पोस्ट में कहीं भी अगर आपने 1 साल का समय इन्वेस्ट किया है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ तो 10वां नंबर पोस्ट है, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर देता हूं फ्रेशर के लिए, ये वाला पोस्ट है जो मतलब अपकमिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सॉरी, ये नहीं, ये वाला 9 नंबर 8 नंबर ये पोस्ट है। फिर यहां 7 नंबर और 6 नंबर, 8 नंबर छोड़ दें तो 9 नंबर और 7 नंबर और 6 नंबर है, जो 1 साल के एक्सपीरियंस पे आप यहां पे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वो है मेरा सीनियर मैनेजर इन एआई इंजीनियर, ये सीनियर, और यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कम से कम 6 साल का मांगा गया होगा। 6 साल का एक्सपीरियंस डेटा साइंस में है, 2 बहुत अच्छा है। प्रीफर्ड है अगर आपको टेस्टिंग इन एआई में अगर आपने किया है तो अगर एआई इंजीनियर आप हो और आप कम से कम आपने 6 साल का समय इन्वेस्ट कर दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी 10 वैकेंसी यहाँ पे, मिनिमम 27 साल और मैक्सिमम 34 साल का एक्सपीरियंस एज लिमिट है।
तो जो सीनियर मैनेजर का पोस्ट मैं क्लियर कर देता हूं, जो सीनियर मैनेजर का पोस्ट है वो आपको 6 ईयर एक्सपीरियंस पे है, और वो अगर कंसर्न आप स्पेसिफिक पोजीशन पे जा रहे हैं तो वहां पे एटलीस्ट उस पोजीशन के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और उस कंसर्न फील्ड का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सिर्फ ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, जिसको हम लोग स्किल 2 अगर यहां पे बात कर रहे हैं वहां पे, तो वो वाला पॉइंट जो है, जो बेसिकली 1 साल का एक्सपीरियंस है और किसी भी रिलेवेंट फील्ड में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर भी तो भी उस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं तो कम से कम अगर देखा जाए तो 30% ऐसे पोस्ट हो जाएंगे जो 1 ईयर एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं, आप वहां पे जा सकते हैं। अगला जो है ऑफिसर एपीआई डेवलपर के लिए, जो टोटल 10 वैकेंसी देखने को मिलेगा, और यहां पे भी मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है, प्रीफर्ड है अगर एपीआई डेवलपमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस है तो। आफ्टर दैट 13 नंबर पोस्ट है, वो आपका मैनेजर इन एपीआई है, तो इसमें फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होगा आपको, ठीक है। तो पोस्ट जो वैकेंसी आई है वो 3 ट्रेड में आई है, एक ऑफिसर, एक मैनेजर, एक सीनियर मैनेजर। ऑफिसर है 1 साल का एक्सपीरियंस, मैनेजर है 3 साल का एक्सपीरियंस, और सीनियर मैनेजर है वो 6 साल का एक्सपीरियंस। इसी तरह ये गेम चल रहा है, ठीक है। तो मैनेजर एपीआई के लिए है तो आपको 10 साल का है, ठीक है, सॉरी 10 पोस्ट है और 3 साल का एक्सपीरियंस प्रीफर्ड है अगर 1 साल आपने एपीआई पे खर्च किया है तो। अगला है सीनियर मैनेजर, जो भी 10 पोस्ट टोटल आया है, और यहां पे आपके 6 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है दैट इज गुड, और उनमें से भी 3 साल का जो है वो आपका एपीआई डेवलपमेंट में अगर स्पेशलाइजेशन है तो दैट विल गुड फॉर अस। अब आते हैं 14 नंबर हो गया, अब आते हैं 15 नंबर में, जो बेसिकली मैनेजर इन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 20 यहां पे मांगी गई है, और यहां पे भी 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 1 साल अगर आपने आईटी सेटवर्क मतलब आईटी नेटवर्किंग में दिया है दैट इज गुड फॉर अस। तो मैनेजर के लिए जा रहे हो 3 साल के लिए एक्सपीरियंस। फिर ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोस्ट है वो आपका 10 पोस्ट है, और मिनिमम मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस यहां पे चाहिए, और प्रीफर्ड है अगर आपने दिया है तो, नहीं दिया है तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। किसी और फील्ड में भी है 1 साल का टेक्निकल एक्सपीरियंस तो वो चलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो टेक्निकल सपोर्ट टीम मेंबर की तरह भी काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, खासकर नेटवर्किंग में ये ज्यादा होता है, तो भी आप एलिजिबल हैं। बस मैं आपको बता देता हूं। अगला जो पोस्ट है वो मैनेजर ही है, जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खासकर लाइनेक्स और यूनिक्स पे काम करना पड़ेगा। टोटल आपके 20 पोस्ट यहां पे देखने को मिले। मिनिमम आपका 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन आईटी, एंड एटलीस्ट 1 साल का अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहां पे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 18वां नंबर जो पोस्ट है वो ऑफिसर के लिए है, और ऑफिसर इन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, और 10 पोस्ट है टोटल यहां पे, और यहां पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में है दैट इज गुड, अदरवाइज इट्स नॉट है मैंडेटरी, ठीक है। अगला पार्ट है वो सीनियर मैनेजर इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वैकेंसी टोटल 5 ही पूछा गया है, और यहां पे भी वही 6 साल का, जो सीनियर मैनेजर है वो 6 साल पे जा रहा है, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। 6 है मिनिमम, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन की तरह है तो दैट इज गुड, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अब आते हैं अगले पोस्ट पे। अगला क्या है, सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सीनियर मैनेजर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे अगर हम जा रहे हैं तो टोटल आपके 5 पोस्ट है, मिनिमम 27 और मैक्सिमम 37 हमारा है। क्वालिफिकेशन एडिशन सीनियर मैनेजर है, और इसीलिए आपको 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जिसमें से 3 साल का जो आपका समय होना चाहिए वो आपका किस में होना चाहिए, तो वो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मैनेजर इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके लिए भी 10 पोस्ट आया हुआ है, और यहां पे भी आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है, और 1 साल अगर बेसिकली आपका होना चाहिए किसी फील्ड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया डेटाबेस वाला पार्ट। अगला है ऑफिसर इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो बेसिकली 10 पोस्ट आया है मेरे लिए, और यहां पे भी मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इट्स नॉट अ मैंडेटरी कि अबाउट द डेटाबेस के फील्ड में ही चाहिए, आईटी फील्ड में अगर है तो दैट इज अ गुड थिंग। प्रीफर्ड है, प्रीफर्ड करने का मतलब हो भी सकता है, तो वो आपके लिए एजेस बनेगा, नहीं है तो कोई गुनाह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पोस्ट नंबर 23 पे, जो सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए, ये डेटा साइंटिस्ट के लिए, और यहां पे वही लॉजिक है, 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बेसिकली यहां पे, जिसमें 3 साल का आपका प्रीफर्ड होना चाहिए डेटा साइंस पे। उसी प्रकार मैनेजर इन डेटा साइंस की जो वैकेंसी है उसमें भी टोटल 10 पोस्ट है, और मिनिमम अगर कहा जाए तो 3 साल में से 1 साल आपका डेटा साइंस में अगर समय आपने दिया है दैट इज गुड। नेक्स्ट जो है, जो ऑफिसर इन डेटा साइंटिस्ट वाली पोस्ट है, जिसके 5 पोस्टेज आए, और वो भी आपका मिनिमम 1 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए, और ये किसी भी आईटी या डेटा साइंस में है तो आप यहां पे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या है यहां पे, सीनियर मैनेजर इन डेटा इंजीनियर। अब डेटा साइंस के बाद डेटा इंजीनियर के लिए जो हमारा क्या है,
5 पोस्ट है और यहां पे भी मिनिमम 6 है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग बोला है कि जो सीनियर मैनेजर वाला है उसको 6 साल का चाहिए, जिसमें 3 साल इन कंसर्न फील्ड चाहिए। जो मैनेजर के लिए जाएंगे बच्चे, उनको 10 वैकेंसी है टोटल, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 1 साल का जो होगा वो रिलेवेंट फील्ड में होगा, तो दैट इज गुड फॉर अस, बिग डेटा में खासकर। ऑफिसर डेटा इंजीनियर जो है, जो जिसके 5 ही पोस्ट है, वो आपके 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस है जो आपको यहाँ पे चाहिए। और अगर देखा जाए यहाँ पे, तो आपका अगर प्रीफर्ड है, अगर बीएफएसआई में आपके आईटी सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस है तो दैट इज गुड, अदरवाइज कोई इशू नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो आपका मैनेजर फिनाकल डेवलपर के लिए मैनेजर मुझे चाहिए, जिसके लिए मुझे 10 पोस्ट चाहिए और यहां के लिए मैं 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा हूं। अगर आपका उनमें से 1 साल आपने फिनाकल डेवलपमेंट में कहीं काम किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज गुड फॉर मी, ठीक है। दूसरा मुझे चाहिए सीनियर मैनेजर भी मुझे फिनाकल के लिए चाहिए, जिसके लिए मुझे 5 कैंडिडेट चाहिए और इन 5 कैंडिडेट अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो उसमें मिनिमम मेरे 6 ईयर का एक्सपीरियंस मैं ढूंढ रहा हूं, जिसमें से 3 साल अगर आपने फिनाकल के डेवलपमेंट में काम किया है तो वो आपके लिए अच्छा है। ये खासकर उन कैंडिडेट के लिए अच्छा होगा जो फिनटेक इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगला मुझे चाहिए सीनियर मैनेजर इंटरप्राइजेज आर्किटेक्ट में चाहिए, जिसके 10 पोस्ट मैंने रिलीज किया है और यहां पे मुझे भी, चूंकि सीनियर मैनेजर है तो 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और जिसमें 3 साल हमारा प्रीफर्ड अगर होगा किसी फील्ड में तो दैट इज गुड फॉर अस, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, अगर देखा जाए तो ये हमारे टोटल 32 के 32 पोस्ट हमारे हो गए। अगर देखा जाए टोटल जितने भी 32 पोजीशन आए हैं, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो टोटल अगर हम हर अलग अलग ट्रेड है, जैसे जावा है, एपीआई डेवलपर चाहिए, डीबीए चाहिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है, हर ट्रेड में 1 साल के एक्सपीरियंस वाले बच्चों के लिए जगह है। तो अगर वो बच्चे जो जस्ट पास आउट किए हैं और किसी भी आईटी फॉर्म में जस्ट अभी एसोसिएट किए हैं, 1 साल का समय इन्वेस्ट करें और ऑलरेडी वो प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं जब मिलता हूं बच्चे से तो मुझे पता होता है कि क्या चीजें हो रही है, तो आप जरूर यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस वाला बच्चा है, वो आपको किसी भी फील्ड में है तो मोस्ट ऑफ द सेगमेंट है कि वो प्रीफर्ड है कि स्पेशलाइजेशन चाहिए, नहीं तो आपका किसी भी फील्ड में आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, यू कैन गो विद दैट पोस्ट, तो आप यहां पे जाइएगा जरूर। ये पहले 350 पोस्ट में अगर मैं बात करता हूं, पूरे आईबीपीएस एक बार वैकेंसी निकालता है तो 110 पोस्ट के लिए निकालता है, जिसमें मल्टीपल बैंक एसोसिएट होते हैं। सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा ने अगर वैकेंसी निकाल दिया है, 350 पोस्ट का वैकेंसी निकाल दिया है और 350 में मात्र अगर मैं बात करता हूं तो आपका 80-90 ऐसे पोस्ट बन रहे हैं जो 1 साल के एक्सपीरियंस पे जा रहा है। तो ये एक बड़ी संख्या मानते हैं अगर हम आईटी ऑफिसर के पर्सपेक्टिव से इसको देख पा रहे हैं तो आपको इसके लिए जाना जरूर चाहिए अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं। और भी अगर कोई भी आपके जहन में सवाल आता है, चैनल आपका है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें कि मुझे इस पॉइंट पे डाउट है, आइदर या तो मैं आपके कमेंट में जवाब दे दूंगा या तो फिर मैं उस पर वीडियो बना के आप तक मैं पहुंचा दूंगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, दैट इज अ पोस्ट डिटेल। आपको टोटल 32 पोजीशंस के लिए हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। अब मैं आता हूं अगले पॉइंट पे, सर रिलैक्सेशन। जैसे कि हर ट्रेड में आपने देखा था कि अलग अलग एज है, किसी में 27 से 32, 34, 35 है, लेकिन एज में रिलैक्सेशन भी एज इट इज गवर्नमेंट रूल की तरह ही। शेड्यूल कास्ट को मेरा 5 साल का है, उसका एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 ईयर का, पर्सनल डिसेबिलिटी को आपको 10 ईयर का। तो ऐसे करके ये आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है एज इट इज, जैसे सबको मिलता है। तो ये हो गया एज के बारे में। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फी कितने हैं। तो फॉर्म फिलिंग चार्ज है वो 600 रुपया है, किसके लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल के लिए। एससी एसटी के लिए 100 रुपया है एंड फीमेल बच्चियों के लिए जो भी है वो भी हमारा 100 रुपये का भी एप्लीकेशन फी है। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पे द नॉन रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल वो हर एग्जाम में होता है। ये तो फी हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं पे स्केल क्या है, तो जो 1 साल वाला एक्सपीरियंस है वो आपका, ये आपका बेसिक पे है, फिर 2000 का 7 इंक्रीमेंट लगेगा और आप 6200 में पहुंचोगे, फिर 2300 का 2 इंक्रीमेंट लगेगा, 2700 में पहुंचोगे, फिर 2600 का 7 यानी कि 85,920 तक का आप जाओगे। वे वो पोस्ट के लिए जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, 85,920, ठीक है। आफ्टर द इंक्लूडिंग द सम इंक्रीमेंट आप यहां तक पहुंच पाओगे। तो ये है आपका स्केल 1 वाला। वही अगर जो 3 साल के एक्सपीरियंस वाला पोस्ट था वो आपका क्या है, लार्जेस्ट आपका 93960 पे है और जो आपका 6 वाला वो मेरा 105280 पे आप जा सकते हैं। तो ये सैलरी स्केल भी एक अच्छा पॉइंट अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये याद रखिएगा कि आपके लिए सैलरी वाला पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप कोई भी आईटी फॉर्म में काम कर रहे हैं, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो लगभग ये 12 लाख का पैकेज के आसपास आप चले। ये तो बेसिक बता, और भी बहुत सारे बैंक जो फैसिलिटी देती है, तो ये आपके 12 लाख के पैकेज के आसपास ये जाने वाला है,
ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करो तो 1 साल के एक्सपीरियंस पे 12 लाख का पैकेज नहीं जाता है, मुझे भी पता है। अगर आप बहुत मतलब IIT NITs वगैरह से नहीं है तो दैट इज अ गुड हैंडसम सैलरी, दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। तो ये मैंने बताया। अब क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे देखा था, क्रेडिट हिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ती है। सिविल, आजकल बच्चे थोड़ा सा बैंक से एसोसिएट होते हैं तो आपका सिविल स्कोर क्या, चूंकि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो आपका सिविल कैसा है, तो सिविल स्कोर का भी डिटेल यहाँ पे मांगा गया है। अगर मैं बात करता हूँ तो आपका जो होना चाहिए सिविल 650 और अबव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ हियरिंग, तो ये बहुत बड़ा इशूज नहीं बनता है, क्रेडिट के लिए ये लिया जाता है। अब आता है स्केल ऑफ पे, मैंने आपको बता दिया कि कहां तक आप जाइएगा, स्केल ऑफ पे हो गया। अब मैं बात करता हूं प्रोविजनरी पीरियड। तो प्रोविजनरी पीरियड आपका 1 साल का होता है। ये किसी भी एग्जाम, पीओ में का, पीओ को भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर कहते हैं। उसके बाद वो स्केल 1 ऑफिसर होता है। तो ये टेक्निकली 1 साल का प्रोविजनरी पीरियड आपका रहेगा ही रहेगा, ये अंडरस्टूडेबल है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, जो सबसे मतलब चैलेंजिंग है कि सर सिलेक्शन इसमें कैसे होगा। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे डिसाइड की गई है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट हम लेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट लेंगे और एनी अदर टेस्ट डिमांड सुटेबल फॉर द फ्यूचर सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और अदर टेस्ट ले सकते हैं। जैसा भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने पहले स्टार्टिंग बोला था कि हम सिर्फ इंटरव्यू पे सिलेक्शन लेंगे, जब कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गया तो उसने क्या किया कि भाई रिटेन भी ऐड कर दिया। अगर आपने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नोटिफिकेशन देखा होगा तो अब जब वो ऐड कर दिया तो अब बोल रहा है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट ले सकते हैं, या तो इसके जगह पे हम लोग जीडी ले सकते हैं, या इंटरव्यू ले सकते हैं, या क्वालिफाइंग द ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। तो ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन पहला है कि ऑनलाइन टेस्ट तो आपका होगा ही होगा। अब जैसे इस बार हुआ, मैं बताता हूं, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का हम लोग जब क्लासेस ले रहे थे तो अब एग्जाम से 15 दिन पहले हम लोग को पता चला, 15 दिन के एक वीक 15 दिन पहले आया है नोटिफिकेशन कि सर अब हम रिटर्न मिलेंगे। तो हमने कुछ वीडियो क्लासेस में हम लोगों ने बच्चों के लिए अरेंज कर दिया कि बेटा इसको पढ़ के चले जाओ और एग्जाम में काम आ जाएगा। तो वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास बैकएंड में हम लोगों ने व्यवस्था वैसा रखा था बैकअप प्लान के तौर पे। तो अगर कल के डेट में अगर ये जीडी ले रहा है या इंटरव्यू काम कर रहा है तो इस पे भी हम लोग है रिसोर्सेज वो प्रोवाइड आपको कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं अगर बात करता हूं कि हाउएवर इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल रिसीव द लार्ज, ये वही हर बार यही होता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर चेंज होता है तो ये फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, ये ऑलरेडी बोला कि हम किस पॉइंट पे लेंगे, हम रिटर्न के बाद इंटरव्यू लेंगे, ये सारी राइट है वो अपने रिजर्व अपने पास रखा हुआ है। तो इन शॉर्ट आप ये समझिए कि अभी पहले आपका रिटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, उसके बाद आपका जीडी होगा, साइको होगा, ठीक है, और या इंटरव्यू होगा, वो सेकेंडरी डिसाइडेबल है। प्राइमरी है कि वी हैव टू गो विथ ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब मैं आता हूं दूसरे पॉइंट पे, सर अगर ऑनलाइन टेस्ट होता है तो वो किसका प्रारूप क्या होगा। दोस्त, अगर हम ऑनलाइन टेस्ट के लिए जा रहे हो तो हमें वहां पे 4 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा, जहां पे रीजनिंग का सामना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का सामना होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज योर आईटी पेपर, यहां पे आपका सामना होगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, और आपके इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे, और क्वांट के 25 क्वेश्चन। टोटल आपके 25 या 75 मार्क्स की लड़ाई या 75 मिनट में आप लड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपके पास 75 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 मिनट्स का मार्क्स का रहेगा, यानी कि 1:2 का के सेंस यहां पे बन रहा है, और इसके लिए भी आपको 75 मिनट देगा। यानी कि जो क्यूआरई वाला जो सेगमेंट है उसमें आपके 75 क्वेश्चन 75 मिनट में, लेकिन जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला सेगमेंट है उसमें आपके 75 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके 75 मिनट में आपको देने होंगे, जो आपके 150 नंबर का रहना, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स पर रहेगा। ठीक है, यानी टोटल आपको 150 मिनट का पेपर होगा, 150 यानी 2 घंटे 30 2.5 घंटे का पेपर मेरा होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन से हम लड़ाई कर रहे होंगे और 225 नंबर का जंग हम जीतेंगे। तो ये इसके प्रारूप है एग्जाम के बारे में। अगर मैं बात करता था अबव सेक्शन टेस्ट एक्स्ट्रा द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी अवेलेबल, बस इंग्लिश वाला पार्ट को छोड़ के सब कुछ है वो आपको बाइलैंग्वेज में आपका रहेगा। ठीक है, सेक्शन 1, 2, 3 यानी कि ये जिसको हम लोग क्यूआरई कहते हैं और क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि ये जो आपके 75 नंबर के क्वेश्चन है ये आपका क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कम से कम आपको 40% नंबर आपको लाना है कंबाइंड फॉर्म में, यानी कि ईच इंडिविजुअल भी नहीं करना है। मतलब आप अगर यहां पे करना जा रहे हैं तो आपको ये, अगर मैं बात करता हूं 75 में, तो 75 का 40% अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग 30-35 नंबर 30-35 के नंबर आपके आसपास आ रहे हैं। तो इनमें से आपको 75 में से 35 नंबर लाओगे काम। आप इसमें अगर 70 भी ले आओगे तो उससे बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन
आपको बस क्वालिफाइंग करना है, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में वो मार्क्स ऐड नहीं होगा। आपका जो वेटेज बढ़ेगा, आपकी जो वैल्यूएशंस बढ़ेगी, वो किस पे बढ़ेगी, तो वो आपका ये प्रोफेशनल नॉलेज के पेपर बढ़े। आप ये 75 नंबर में आप जितना नंबर एक्स्ट्रा लाओगे, आपकी फाइटिंग इस पे होगी, क्योंकि क्यूआरई वाला जो पार्ट है वो आपके लिए क्वालिफाइंग है स्टिल नाउ। ठीक है, तो आपको मेहनत किस में करना है, अपने प्रोफेशनल नॉलेज वाले पार्ट पे करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं मार्क्स असेस्ड विद प्रोफेशनल सेल बी द रैंक द शॉर्टलिस्ट इन द कैंडिडेट फॉर द पार्ट फ्यूचर सिलेक्शन। मैंने ऑलरेडी जो बात बोला वही चीज है। और याद रखिएगा कि नेगेटिव मार्क है 1/4। ठीक है, यानी कि आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो आपके 1 नंबर है वो कट जाएंगे, 1/4। समझ में आ गया, यानी कि आपके 0.25 नंबर रिड्यूस हो जाएंगे अगर 1 नंबर आपके 1 क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो। परसेंटेज के फॉर्म में बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे आपको क्या है, प्रोफेशनल पेपर में आपको 1 क्वेश्चन में 2 नंबर मिल रहा है। तो यहां पे अगर आप करते हो तो बेसिकली यहां पे ये होगा, 1 क्वेश्चन अगर गलत करते हो आपको, तो आपको कितना होगा 0.25 के हिसाब से। यानी कि आप अगर देख पा रहे हैं यहां पे, तो जस्ट 2x पे आपको यहां पे रिड्यूसिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आप आसान भाषा में ये समझ लीजिए कि 1 क्वेश्चन पे मेरा 1/4 है नेगेटिव नंबर है। ठीक है, 1 नंबर पे 1/4 मेरा नेगेटिव नंबर है अगर हम उस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अब उस क्वेश्चन की जो भी वैल्यूएशन होगी उसका 1/4 नंबर मेरा रिड्यूस किया जाएगा। इन शॉर्ट, इट्स अ नेगेटिव मार्क इज इंट्रोड्यूस। क्यूआरई पार्ट इज अ क्वालिफाइंग और प्रोफेशनल पार्ट इज द डिसाइडर फॉर आवर सिलेक्शंस। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। बैंक रिजर्व होता है हर चीज को, बैंक ये रिजर्व रखा है कि भाई हम इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड कर सकते। ये बैंक चूंकि जब इस टाइप की वॉल्यूम वाली वैकेंसी आती है ना, बैंक को ये अज्यूम नहीं हो पाता है कि हम कितने कैंडिडेट मेरे पास आएंगे, इसलिए ये राइट अपने पास वो रिजर्व रखता है। तो ये पॉइंट समझ लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर है, वो आपका कहीं भी हो सकता है। ये सारे सेंटर है जो आपको नियरेस्ट सेंटर आप फुलफिल कर सकते हैं। अहमदाबाद में गांधीनगर, बैंगलोर है, बरेली है, बड़ौदा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चेन्नई है, दिल्ली एनसीआर, एर्नाकुलम, कोलकाता, जबलपुर, जयपुर, पटना, पणजी, पटना, पुणे, लखनऊ, ये सारे सेंटर है एग्जाम सेंटर। जो भी आपका नियरेस्ट सिटी आप फिल कर सकते हो। तो दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहां पे यस, इट्स 100% गवर्नमेंट जॉब। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के तहत ये आती है। ठीक है, तो इंडिविजुअल इसने इतने बड़े वैकेंसी 350 से ग्रेट नंबर। अगर बीइंग ए मेंटोर अगर मैं बात करता हूं इस पोस्ट को अगर मैं देख पा रहा हूं तो इट्स अ बिग नंबर। बस आप ऐसा ना करें कि कुछ ना समझी के कारण इसको अप्लाई ना करें। यू हैव एनी अदर टाइप ऑफ क्वेरी कि सर मैं इतने साल का हूं, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये है वो है, जो भी आपके पास क्वेरी है, यू जस्ट पिंग आउट इन माय कमेंट बॉक्स। और साथ ही साथ मैं गूगल फॉर्म भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप मेरे कमेंट बॉक्स में चले जाइए या फिर मेरे आप चैट बॉक्स में चले जाइए। आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक गूगल फॉर्म में शेयर कर दूंगा, जिससे फायदा ये होगा कि आपके जहन में जो भी क्वेरीज आती है आप फिल करो। क्योंकि इस टाइप की नोटिफिकेशन जब आती है तो बच्चों के जहन में एक सवाल रहता है कि सर क्या होगा, मतलब क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, मेरा ये कंडीशन है, ये टर्म। तो उसके लिए आप सारे सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगा, आप अगर कमेंट बॉक्स फुलफिल कर पाएंगे तो। ठीक है, दैट्स ऑल। फॉर मोर डिटेल अगर आप हमारे किसी बैचेस में जुड़ना चाह रहे हैं, अगर आपके पास बैंक महापैक प्लस है तो आपको किसी और कोर्स में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये वो कोर्स है कि अपकमिंग जितने भी कोर्सेज मेरे आएंगे वो इसके अंदर मिलेगा। अगर किसी से भी जुड़ना चाह रहे हैं तो बैंक महापैक प्लस आपके पास होना चाहिए, अगर बैंकिंग और एसओ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। नहीं है, इनरोल कर सकते हैं। इसकी प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं बाय द अप्लाइंग Y706। इससे आपको 77 to 80% का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो Y706 का इस्तेमाल करके अपने प्राइस को रिड्यूस कर सकते हैं। दैट्स ऑल रेडी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इट्स अ लॉन्ग वीडियो। मैंने बोला था कि सारी डिटेल पे बात करेंगे, फिर भी अगर कुछ सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाया हूंगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय।